वेलकम बैक। एसबीआई प्रेजेंट्स बजट 2026-27 और अब मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं मिस्टर पंकज पांडे, हेड रिटेल रिसर्च एट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। पंकज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। योर फर्स्ट रिएक्शन टू द बजट, हाउ वुड यू रेट इट? तो देखिए, बजट के हिसाब से अगर हम देखें तो बजट में जो बाजार को चाहिए था ऑफ सम रिलीफ फ्रॉम दी टू दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है एंड जिसकी वजह से बाजार में आपको एक नेगेटिव रिएक्शन दिख रहा है। प्लस आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में एसटीटी बढ़ा दिया तो वो एक दूसरा नेगेटिव का कारण। अगर मैं इसको सेट असाइड कर दूं तो बजट स्ट्रक्चरली जो सरकार एक टेम्पलेट फॉलो करते आया है कैपेक्स रिलेटेड, आई थिंक वो उसके हिसाब से बिल्कुल काफी बेहतर है। बिकॉज आपने जो ओवरऑल गवर्नमेंट केपेक्स भी रखा हुआ है ऑफ 12.2 लाख करोड़, करीब 11-11.5% का ग्रोथ दिखा रहा है। एंड आपने जो फिस्कल साइड में किया है वो 4.2 एक्सपेक्टेशन था, फिस्कल डेफिसिट 4.3 है, तो मेरे हिसाब से वो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने सब्सिडीज वगैरह है वो 1.2% ऑफ द जीडीपी होता था, जो आपने अभी 1% रखा है, तो पॉपुलिज्म बिल्कुल नहीं है बजट में। एंड आई थिंक जो सरकार फोकस करना चाह रही है वो एफडीआई और एफपीआई। अभी जैसे का एग्जांपल मैंने देना चाहूंगा, जैसे जो फॉरेन कंपनीज है जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी इंडियन डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके, आपने उनको टैक्स हॉलिडे दिया है। और अगर आप रिसेंट में अनाउंसमेंट देखेंगे, चाहे वो अमेजन का हो, चाहे गूगल का हो, या जितनी भी बड़ी बाहर की कंपनीज हैं, काफी बड़े अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं ऑन दी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन कंपनीज को आप रिलीफ दे रहे हो तो एक एक्सपेक्टेशन जरूर होगी आगे जाके अगले 4-5 साल में आपको काफी सारे एफडीआई फ्लोज मिल सकते हैं। वो बाजार को और रुपये को काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यस, जो नियर टर्म रिएक्शन आपको मार्केट में दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि एफपीआई जो काफी टाइम से मार्केट में सेल कर रहे थे, उनके लिए कुछ खास इंसेंटिव नहीं है, तो वो आई थिंक नियर टर्म प्रेशर मार्केट में बना रहेगा। बट जैसा मुझे लगता है कि आपको स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा नेगेटिव या डाउनसाइड में नहीं देखता, बिकॉज ये सारे जो मेजर्स सरकार ने लिए हैं ये काफी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। इवन ऑन द डिफेंस साइड अगर आप देखें तो ओवरऑल करीब 17% का ग्रोथ लिया हुआ है एंड करीब जो डिफेंस का पहले आउटले था वो भी बढ़ा दिया गया है। तो जो सरकार ने पहले बजट में कमिट किया था उधर से भी नंबर्स बेटर थे और वहां से आपको करीब 17% का ग्रोथ दिख रहा है। सो दैट वे वो भी नेगेटिव नहीं है। एंड विद इन डिफेंस अगर आप देखें तो एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन साइड में आपने जो एलोकेशन बढ़ाया है, तो मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि अगर रफाल का डील होने वाला है तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसके लिए प्रोविजन किया हुआ है। बिकॉज अगर वो डील साइन होगी तो मेरे हिसाब से 1 या 2 महीने में हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं डिफेंस का एलोकेशन को भी नेगेटिव नहीं मानता। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वो आई थिंक हाई स्पीड कॉरिडोर को लेके हुआ है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रेच देखें तो 500 से 700 किलोमीटर का स्ट्रेच है एंड पर किलोमीटर करीब जब आप हाई स्पीड कॉरिडोर सेटअप करते हैं तो 200 करोड़ का केपेक्स लगता है। तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा केपेक्स उसमें जाएगा। ये साल आपको एलोकेशन करने का जरूरत नहीं है, बट ये साल एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि सरकार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आएगा एंड उसके बाद में ऑर्डरिंग टेंडरिंग चालू होगा। तो अगले साल से आपको उसकी फाइनेंसिंग वगैरह का रिक्वायरमेंट वगैरह बिल्डअप होगा। तो आई थिंक उसका जो एक प्रिपरेशन है वो ये साल आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड आगे जाके कम होने वाला है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से वो बेहतर ही होने वाला है। आरईसी और पीएफसी का रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, आरईसी एंड पीएफसी आपका ज्यादातर जो फाइनेंसिंग करते थे एग्जिस्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को करते थे, चाहे वो जनरेशन हो या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड हो। अगर आप न्यूक्लियर पावर को देखें, आपने शांति बिल पास किया हुआ है। न्यूक्लियर पावर में जो ओवरऑल केपेक्स का रिक्वायरमेंट है करीब 20 लाख करोड़ है। अभी इस बड़े अमाउंट को फंड करने के लिए आपको एनबीएफसी चाहिए जो कि उस तरीके का लोन दे सके। तो आई थिंक पीएफसी आरईसी का इस रीस्ट्रक्चरिंग में उसके हिसाब से देखूंगा कि आगे जाके इनका रोल और भी बेहतर हो जाएगा। काफी चांसेस है कि न्यूक्लियर पावर को आप क्लीन एनर्जी में कैटेगराइज कर देंगे। प्लस हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो जीएसटी में नहीं आता है वो जीएसटी में आएगा, तो आपको कंपनीज को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम आप बना रहे हैं जहां पे फाइनेंसर्स होंगे, प्लस इक्विपमेंट होगा, प्लस आप फॉरेन प्लेयर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं सो दैट कि ये सेगमेंट काफी बड़ा हो सके। काफी इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट अगर मैं डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी सोचूं, तो सारा पावर आपको विंड या सोलार से नहीं आएगा, आपको एक स्टेबल पावर की जरूरत होती है जो
या तो कोयला प्रोवाइड कर सकता है या थर्मल बेस्ड पावर प्लांट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आपको न्यूक्लियर पावर के थ्रू आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये पूरा इकोसिस्टम सरकार उसको बेहतर बनाने में लगा हुआ है। पंकज सर, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है 80,000 करोड़, जो पिछली बार आई थिंक 50,000 करोड़ था। टारगेट तो बढ़ा दिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होती नहीं है सरकार से। और दूसरा, अब अगर ये टारगेट बढ़ा दिया गया है तो आईडीबीआई को लेके कुछ पॉजिटिव खबरें हम सुन सकेंगे इस वित्त वर्ष में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में FY27 में? जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो नंबर है शायद ये आईडीबीआई को रख के ही किया गया, बिकॉज आईडीबीआई का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो करीब 1 लाख करोड़ है। एंड कहीं ना कहीं 40 से 45% सरकार, मतलब जिसमें आपका LIC प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाइवेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अमाउंट उसी को लेके हो रहा है। अदरवाइज आपको जो नंबर दिख रहा है 25 से 30 हजार करोड़ जो उन्होंने ये साल अचीव किया है, आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर भी मेंटेन रहने वाला है, प्लस आईडीबीआई का नंबर है। तो डाइवेस्टमेंट को लेके सरकार का अप्रोच मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है, एक्सेप्ट फॉर आईडीबीआई। कोई बहुत स्ट्रक्चरल आपको आगे जाके डाइवेस्टमेंट नहीं दिखेगा। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ सरकार थोड़े बहुत कंसेशन लाएगा, जैसे PSU बैंक में आपका वोटिंग राइट जो है वो करीब 10% से बढ़ा के 26% होने की उम्मीद में कर रहा था। या फॉर एग्जांपल जो आपका ओनरशिप है FDI रूट में 26 से 49% करने का था, तो कहीं ना कहीं वो सब नहीं आया। तो बहुत बड़ा नंबर में डाइवेस्टमेंट का नहीं देख रहा हूँ। ये जो भी नंबर आपको 80,000 करोड़ का दिख रहा है, मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट या आधा जो नंबर है, ये वैल्यू है, वो मेरे हिसाब से आईडीबीआई से आने की उम्मीद है। शेयर बायबैक्स टू बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन और प्रमोटर्स को एडिशनल बर्डन ऑफ टैक्स फॉर बायबैक्स, इसे आप कैसे देखिए? तो मेरे हिसाब से इसको केस बाय केस देखना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी कंपनी है L&T, अभी L&T का कोई प्रमोटर नहीं है। L&T को अगर शेयर बाय करना है तो L&T कर नहीं सकती थी, एंड करते थे उनको काफी बड़ा टैक्स लगता था। नाउ अभी वो करेंगे तो या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से वो कुछ कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद है, जैसे L&T है। सो मेन पर्पस आई थिंक सरकार का यही है। बाकी जो बायबैक का अब्यूज था, कहीं ना कहीं सरकार उसको बंद करना चाहती थी, तो वो एक पर्पस था। बट इसमें मैं सारी कंपनीज को नेगेटिव नहीं मानता। जैसे मैंने हाईलाइट किया L&T वगैरह के लिए मैं इसको स्ट्रक्चरली पॉजिटिव समझता हूँ। पंकज सर, कुछ 3 सेक्टर्स जो आपको लगता है कि इस बजट से बेनिफिट होने वाले हैं? तो देखिए, मेरे हिसाब से 3 सेक्टर जो बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपका डेटा सेंटर होगा। डेटा सेंटर एक अकेला सेक्टर नहीं होता, इसमें पूरी वैल्यू चेन आती है। इसमें IT कंपनी बेनिफिशियरी हो सकती है, इसमें पावर सेक्टर बेनिफिशियरी हो सकता है, इसमें न्यूक्लियर पावर एज अ सेगमेंट बेनिफिशियरी हो सकता है। तो एक ये है। दूसरा है कि जो डिफेंस है, डिफेंस में एलोकेशन बढ़ा है, और अगर आप पिछले 3-4 साल में देखें तो करीब 10 लाख करोड़ का ऑर्डरिंग वगैरह होने वाला है। तो मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि आपको अगर ये सब एग्जीक्यूट करना है तो डिफेंस के एलोकेशन हायर रहेंगे, तो सारे आपके जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो बेहतर निकल के आते हैं। करेक्ट। And last but not the least will be the financing sector. It could be banks, it could be NBFCs. देखिए, इस बार हमने बजट में ज्यादा कुछ सुना नहीं, हालांकि हो सकता है कि फाइन प्रिंट में हो कुछ, बिकॉज सरकार ने कहीं ना कहीं बोला है कि वो PSU बैंक्स को और बड़ा बनाना चाहते हैं। तो वही कंसोलिडेशन में काफी एक सिनेरियो बेहतर निकल के आ सकता है। देखिए, PSU बैंक्स आज की तारीख में सिर्फ ऑपरेशनल केपेक्स या ऑपरेशनल नंबर में थोड़े वीक हैं मैट्रिक्स में। अदरवाइज एसेट क्वालिटी या आपका जो लोन ग्रोथ है वो ऑन पार विद प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एंड कहीं ना कहीं आगे जाके अगर आप केपेक्स ड्राइव करने वाले हैं, चाहे वो MSME के थ्रू करें या फिर बड़े कॉर्पोरेट्स के थ्रू करें, बैंक्स का उसमें काफी बड़ा रोल रहना चाहिए। तो आई थिंक एंटायर BFSI एज अ स्पेस काफी अच्छा लगता है। जो भी आपके मार्जिन प्रेशर है वो शायद 1 आध क्वार्टर तक और रहे, उसके बाद में आपको ग्रोथ नॉर्मलाइज होगी और मार्जिन से मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड NBFCs के मार्जिन एक्चुअली बेटर होने चाहिए। तो आई थिंक ये 3 सेक्टर मुझे लगते हैं कि जो काफी अच्छा कर सकते हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे आप बजट के? तो मैं 8 देना चाहूंगा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं शायद नियर टर्म जो कंसर्न्स है मार्केट की बजट एड्रेस करेगा। आई थिंक वहां पे उन्होंने मिस किया है, तो इसीलिए 2 नंबर मैं उसके काट रहा हूँ। और आपको लगता है जितने भी कदम बजट में अनाउंस किए गए हैं, दे आर इनफ? FDI और FIS को तो नहीं अट्रैक्ट करेंगे, पर FDI के लिए यू थिंक दैट इनफ हैज बीन डन, राइट?
आई थिंक सो, बिकॉज सी देखिए सबसे बड़ा जो आपका एफडीए आगे जाके आने वाला है वो आपका डेटा सेंटर में आने वाला है। आप जितने भी बड़े अनाउंसमेंट देखिए, सारे अनाउंसमेंट वहीं पे हुए हैं। ग्लोबली भी अगर आप देखिए डेटा सेंटर को लेके काफी ज्यादा अनाउंसमेंट है। सो दैट वे आई थिंक अगर आपने वहां पे 2047 तक जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अगर आपने वहां पे टैक्स हॉलिडे दी है तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा है। इसका जो इनफ्लो है कैपिटल का वो काफी ज्यादा आ सकता है, बिकॉज India is as a country is very rich in from a solar radiation perspective. So एक अच्छी चीज हो जाएगी। So I think overall structurally तो मैं इसमें कोई खराबी नहीं सोचता हूँ बजट में। इनफैक्ट काफी चांसेस हैं कि इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी बेटरमेंट हो सकता है, बिकॉज डेटा सेंटर आप अलोन इसमें नहीं बनाते, आपको रियल एस्टेट का भी जरूरत पड़ता है, तो इसमें रियल एस्टेट कंपनीज को भी फायदा हो सकता है। सो दैट में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जितना मेजर्स है स्ट्रक्चरली डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है।